नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, चिराग पासवान इन दिनों गर्दा फॉर्म में है। आपने देखा था कि बीते दिन हाजीपुर में गजब दहाड़े थे चिराग पासवान, और आपको मालूम है कि आज चिराग पासवान के आवास पर दही चूड़े के भोज का भी आयोजन हुआ है। यानी कि एक तरफ जहां चिराग पासवान इन दिनों गर्दा फॉर्म में है, वहीं दूसरी तरफ चाचा पारस भी कुछ कम नहीं है। आपको याद होगा कि बीते दिन पशुपति पारस ने भी चिराग को लेकर बड़ा बयान दे दिया था। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर कौन किस पर भारी पड़ेगा, और जनाब सवाल तो ये भी है कि आखिर किसका मन डोल रहा है। तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि पशुपति पारस ने बड़ा बयान दे दिया है, साफ साफ कह दिया है कि चिराग पासवान लालू और तेजस्वी के संपर्क में है और उनको लेकर कुछ नहीं बोलते। इस बयान को रवि उपाध्याय जी कैसे देखते हैं? देखिए, पशुपति पारस चिराग पासवान के चाचा हैं, और जिस तरह से पार्टी में टूट हुई, दो फाड़ में लोक जनशक्ति पार्टी हुई, उसके बाद से क्या लाइन और लेंथ चिराग पासवान का है, क्या लाइन और लेंथ पशुपति कुमार पारस की पार्टी, जो अलग अलग पार्टी हो गई, दो धड़ा हो गया। तो वो इसलिए उनके इस आरोप में कहीं कोई दम दिखाई नहीं पड़ता। सच्चाई यही है। अब आप पूछे क्यों नहीं दिखाई पड़ता? तो वो चिराग पासवान हमेशा से जो भी उनका जो एक विजन है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो है, उसके वो उसी पर फोकस्ड हैं चिराग पासवान एकदम। अभी हम बताना चाह रहे हैं आपको। दूसरी बात कि वो जब मौका मिलता है तब वो पूरी तरह से जो दागने वाली बात है वो दागते हैं। हाँ, दागते हैं। और किसको दागते हैं? वो चिराग पासवान तेजस्वी को भी दागते हैं और नीतीश को भी तो दागते ही रहते हैं। तो देखिए, कैप्टन है नीतीश कुमार। बिहार में महागठबंधन की सरकार के कैप्टन कौन है, मुखिया कौन है? वह नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार को ही वह टारगेट करते हैं, और नीतीश कुमार को ही टारगेट करना भी चाहिए, क्योंकि वो अगर यदि कोई भी बात भी होती है, कोई भी सरकार का की कमजोरी होती है, तो उसको कौन कहे? तो यही नीतीश कुमार को मुखिया पर ही सवाल उठे, तो वो उनसे ही सवाल पूछे जाएंगे। तो उनसे ही सवाल पूछते हैं वो नीतीश कुमार से। तो वो कहाँ पर वो नहीं टारगेट करते हैं? कैसे नहीं? वो हम इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते पशुपति कुमार पारस की बात से। अब रही बात तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव, तो देखिए, लालू प्रसाद यादव तेजस्वी प्रसाद यादव पर भी वह सवाल खड़ा करते हैं। वह कहते हैं कि देखिए, वो महागठबंधन की सरकार जो विजन लेकर के आई, नौकरी की बात हो या जिस तरह की बात हो, जो भी बात है, तो वह गरीब गुरबों तक अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के पास में वो जो सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए वंचित समाज के लोगों को तो वह जब नहीं मिलता है, तो निश्चित रूप से चिराग पासवान आगे बढ़ करके, और आज जो चिराग पासवान के पीछे लाखों लोग खड़े होते हैं, जो अक्षयवट राय स्टेडियम में कल दिखाई भी पड़ा कि वह पुराने सारे नहीं खचाखच छोड़ दिए, पुराने सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया। और जो कई दफा लालू प्रसाद यादव या कोई लोग बोला करते थे कि अक्षयवट स्टेडियम का कोना खाली रह जाता है, तो उस कोना को तो छोड़ दीजिए, भरा भरी अक्षयवट स्टेडियम के बाहर और अंदर सैलाब उमड़ा हुआ था। इसको चिराग पासवान ने कल सिद्ध करके दिखा दिया। और हमने कल भी एक में कहा था कि वो मुजफ्फरपुर से आने वाले मार्ग पर और इधर से पटना से आने वाले मार्ग पर भी रोड लोगों का जमावड़ा जमा हुआ था। तो अब भीड़ की बात का नहीं करना चाहिए। वो जो लोग भी कहते हैं चिराग पासवान के संदर्भ में कि चिराग पासवान जो है सो लालू प्रसाद यादव तेजस्वी के संपर्क में है, तो ये बेतुकी बात है। ये बेतुकी बात है। वो संपर्क अगर हम याद दिलाएं तो राम मंदिर को लेकर तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दे दिया था। साफ कहा था कि बीमार पड़िएगा तो कहाँ जाइएगा, अस्पताल ही जाइएगा। तो जिसको लेकर चिराग पासवान ने जवाब भी दिया था कि पहले तेजस्वी यादव बिहार के अस्पतालों को देख लें। देखिए, तो वो क्यों बोले? वो तेजस्वी अभी स्वास्थ्य मंत्री की भी जिम्मेवारी संभाल रहे हैं उप मुख्यमंत्री के साथ, इसीलिए उन्होंने चिराग पासवान ने कटाक्ष तो किया है। अब क्या करेगा? लड़ाई झगड़ा, मारा पीटी, फटाफटी करेंगे क्या? कटाक्षी करेगा ना। कोई भी सिविलाइज्ड आदमी, कोई भी पॉलिटिक्स का, चिराग पासवान के पॉलिटिक्स करने की शैली ही टोटल डिफरेंट है। इस बात को समझना पड़ेगा, तभी वो आज आइकॉन बने हुए हैं। आज आइकॉन जो युवाओं के बीच में उनकी पैठ है, या किसी भी समाज के किसी भी वर्ग में जो उनकी पैठ है, इसीलिए है कि वो बहुत बैलेंस और बहुत सोच समझ के बोलते हैं। सभ्य लहजे में कटाक्ष कस देते हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से उसमें कहीं कोई नहीं है। और चिराग पासवान के बारे में कौन बोलने वाला है भाई?
आज के समय में कोई बोल सकता है कि अभी बिहार के लोग और युवा सब लोग उनकी तरफ देख रहे हैं और मुख्यमंत्री का चेहरा है वो। मतलब मैं भी लगातार कवर करती हूँ और हर सभा में एक नारा जरूर सुनाई देता है, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखिए वह तो यह नारा तो यह युवा नारा युवा के जबान पर ये युवा के जवान यह नारा हमको याद पड़ता है कि जब उनके पिताश्री थे स्वर्गीय रामविलास पासवान, तो उनके समय में भी यह नारा लगता था। हाँ, और यह मोकामा के टाल दियारा इलाके में जब बाबा चौहरमल की जयंती होती थी, उस समय हमको याद है हम गए हुए हैं चौहरमल की जयंती में, जो कि लाखों लाख लोगों की भीड़, जन सैलाब अगर यदि वाकई में होता था तो वही जन सैलाब आज के डेट में भी हाँ वो होता था। रैली नहीं, बाबा चौहरमल इन लोगों के गुरु हैं, तो वो उनके जब कार्यक्रम होता था, अभी भी होता है, तो वो जब चिराग पासवान अभी उनकी गैर मौजूदगी में, रामविलास पासवान की गैर मौजूदगी में वो हम मोकामा टाल दियारा में वो जाते हैं। इस बार भी गए तो वहीं का वो नारा है, वही नारा आज भी लगता है। आज भी लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो बयान दिया है पशुपति पारस ने, इस कड़ाके की ठंड में गर्मी पैदा कर दी है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि क्या आपको ऐसा मुमकिन लगता है कि चिराग संपर्क में है लालू या तेजस्वी के, या मामला ही बिल्कुल उलट है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि दाल में कुछ काला है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पारस ही संपर्क में हो और पारस का ही देखिए मन डोले तन डोले ही सब तो फिल्म में गाना बड़ा अच्छा लगता है, और चिराग पासवान किसी के संपर्क में नहीं है। वह जो है सो आपको एक चीज बताएंगे, वह अंगद है। अंगद, आप रामायण पढ़िएगा, रामायण में वाल्मीकि रामायण में सब कुछ अंगद के बारे में कहा हुआ, तो वो अंगद की तरह वो उनका पैर जो है सो एनडीए में है, भारतीय जनता पार्टी के साथ वो ट्रस्टेड और टेस्टेड अलायंस से। अब वो जो नीतीश कुमार बार बार जो कहते हैं कि हमको कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जो किया गया, तो चिराग मॉडल की चर्चा होती है, क्यों होती है? तो इतना बड़ा जो है सो उन पर वो लगा है चिराग पासवान पर। अभी फिर जो है सो माने इधर उधर होने की बात है क्या चिराग पासवान को? यह एकदम बेसिर पैर बेतुकी बात है। आपको क्या लगता है? देखिए, हाजीपुर को लेकर चाचा और भतीजे दोनों ही अड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है, अगर हाजीपुर सीट जो है चिराग पासवान को मिल जाती है, तो क्या फिर पारस गर्म तो नहीं हो जाएंगे, बमक तो नहीं जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि इंडिया छोड़ देंगे? देखिए, जितना हम समझ पाते हैं, चिराग पासवान की तैयारी हाजीपुर से है जी। इधर तो चिराग की भी तैयारी है, यानी चिराग की तैयारी है, वही हम करें, चिराग पासवान की हाजीपुर से तैयारी है। तब आपका दूसरा सवाल होगा कि पशुपति पारस क्या करेंगे, उनके चाचा। तो यह देखिए, एनडीए के में बड़ा घटक जो बड़े भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी है, उन्हीं को वह बैलेंस करना होगा कि अब चाचा को कहाँ ले जाना है, चिराग पासवान के लिए क्या करना है, यह बात है। और यह तो लेगेसी की बात जो होती है, तो वह लेगेसी किसकी बात होती है? यह तो एकदम चिराग पासवान के साथ में ही जाएगी, बेटे के साथ में। तो वह निश्चित रूप से पुत्र है रामविलास पासवान के, तो वह उनका तो क्लेम बनता ही है। भाई का कहीं क्लेम बनता है क्या? आज तक कहीं दिखाई पड़ा है? भाई भाई में किस तरह का बात होता है, 36 का आंकड़ा होता है, यह सब लोग जानता है, वो इतिहास गवाह है कि कभी भाई भाई कहने के लिए बहुत सुंदर शब्द है कि भाई भाई है, लेकिन आप कभी भी जब राजनीति के इसमें जाइएगा तो वो भाई भाई नहीं होता। भाई जब हक की बात आएगी तो पहला हक बेटे का। बिल्कुल बिल्कुल, और वो है, उसमें दिखाई भी पड़ता है। अगर चिराग पासवान हाजीपुर में एक बार हुंकार भरते हैं तो लाखों लोग खड़ा हो जाते हैं, तो यह बात देखने वाली है। और उनको उसने चिराग पासवान ने सिद्ध करके दिखा दिया है। इसमें अब इफ बट कहाँ है? इफ बट नहीं है इसमें, नो इफ बट। अच्छा, आपको क्या लगता है, मतलब एकदम सच्चाई के साथ क्या लगता है, हाजीपुर किसको मिलने वाला है? क्योंकि दोनों ही टाल ठोक रहे हैं, एक तरफ चाचा पारस हैं, एक तरफ भतीजे चिराग हैं। क्या लगता है हाजीपुर किसका? देखिए, हाजीपुर किसका, यह बड़े भाई को तय करना है। बड़ा भाई कौन है? बीजेपी को तय करना है, और वही इसको सॉर्ट आउट भी करेगी। और अब पारस को किस तरह से बैलेंस करना होगा, पारस को क्या करना पड़ेगा, यह बात होना होगा। अड़े हुए हैं बिल्कुल। और देखिए, जब आप एक चीज देखिएगा, चिराग पासवान पिछले दिनों जब नीतीश कुमार जब पशुपति कुमार पारस और नरेंद्र मोदी साथ में थे, उस समय चिराग पासवान को जिस समय नरेंद्र मोदी ने झप्पी दिया, वो झप्पी सब लोग पब्लिक डोमेन में है, सब लोग, पूरा देश दुनिया देखा। और वो देखिए, चिराग पासवान ने अपने सम्मानित चाचा को किस तरह से पैर छुआ उस समय। तो वो
उनमें कहीं वो बहुत कर्टियस हैं, बहुत उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब चाचा को अपनी जिद को थोड़ा सा संभालना पड़ेगा, निश्चित रूप से संभालना पड़ेगा। और क्योंकि देखिए युवा हैं, चिराग के पीठ पर हाथ देना पड़ेगा, क्योंकि पिता के एब्सेंस में, गैर मौजूदगी में आप ही पिता हैं, आप ही चाचा हैं, आप ही दादा हैं, सब कुछ आप ही हैं। तो वो भूमिका में उनको आना पड़ेगा, और पिता की भूमिका में चाचा को आना पड़ेगा, पिता चाचा दादा सभी की भूमिका में, कि वह सब सीट खाली है, गार्जियन है आप, गार्जियन नहीं, अभिभावक हैं, और सब सीट खाली है पासवान परिवार में। तो वह सीट पर आप बैठिए, इनको आशीर्वाद दीजिए, और आपके लिए भी रास्ता जो है सो चिराग पासवान तलाशेंगे। इसमें हम चिराग पासवान का कितना बड़ा हृदय है ये हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। कोई भी आदमी कुछ बोल दे, लेकिन हम भी तो पासवान परिवार में लंबे समय से रहे हैं, और बहुत करीब करते रहे हैं। हाँ, बहुत कवर करते हैं, बहुत करीब में रहे हैं। आप चिराग पासवान से पूछ लीजिए, या फिर पशुपति कुमार पारस से पूछ लीजिए, उनके आसपास जो विश्वसनीय लोग हैं उनसे मेरे बारे में पूछिए, हम बताएंगे आपको। तो वो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से पशुपति कुमार पारस को भी आगे आकर के बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, और नहीं तो फिर वो नुकसान हो जाएगा। ये एक कहावत है देहात में, न तोको न मोको, न तुम्हारा न मेरा, किसी का नहीं तीसरे का हो जाएगा। तो ऐसे में यह तीसरे को नहीं मिले, अपने परिवार अपने लोगों के बीच में एनडीए फोल्ड में रहे, सो दैट कि जो 400 सीट का जो आंकड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, वह जो है 400 का सीट का आंकड़ा मिलता हुआ दिखाई पड़े। नहीं तो बिहार में आपको किससे लड़ना है यह भी आप देखिए। आप देख लीजिए। अच्छा, एनडीए का एक रूल है सेटिंग गेटिंग गो, तो क्या लगता है आपको एनडीए अपना ये रूल चिराग पासवान के लिए तोड़ेगी? क्योंकि आपको तो मालूम है कि पशुपति पारस वहां से मौजूदा एमपी है। देखिए, यह बात ठीक है, सेटिंग गेटिंग गो होता है, लेकिन कई अवसरों पर देखा गया है कि सेटिंग गेटिंग गो में कुछ कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। मतलब चिराग का ये रुतबा है कि एनडीए भी अपना रूल तोड़ देगी चिराग के लिए? नहीं, रुतबा की बात नहीं है। देखिए, न रुतबा की बात है, न रूल तोड़ने की बात है। यह आप जैसो जब राजनीतिक मैदान में जाएंगे, राजनीतिक पॉलिटिकल फील्ड में जब जाएंगे, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके अपोनेंट कौन है। तो वो ऐसी परिस्थिति में हम भी तो पहलवान उतारेंगे, हम क्या मने शिखंडी उतार देंगे कि मने ध्वस्त हो जाए, हम भी तो पहलवान उतारेंगे कि सो दैट कि हम पहलवान उतारे कि आपको धूल चटा दे, विपक्ष सामने वाले पटखनी दे दें। तो वही स्थिति होगी। तो भारतीय जनता पार्टी इसीलिए पहलवान को पूरी तरह से तेल उल लगा के पूरे मजबूती के साथ तैयार किया है कि ये मौका पड़ेगा हम जो है सो पटकनी दे देंगे। और अब उस समय कौन होगा, चिराग पासवान होगा, कौन में कि पशुपति कुमार पारस होंगे, लेकिन जो दिखाई पड़ रहा है जो सिनेरियो, वो निश्चित रूप से चिराग पासवान के पक्ष में दिखाई पड़ता है। चिराग के पक्ष में सिनेरियो दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई बट नहीं है। अच्छा, चर्चाएं बहुत हैं रवि उपाध्याय जी, कहा यह भी जा रहा है कि पशुपति पारस से भी महागठबंधन के कई नेताओं ने बातचीत की है और इधर भी दरवाजा खोल दिया है। तो इस पूरी अफवाह है ये पूरी बात, या इसमें कोई सच्चाई है? नहीं, देखिए, अभी जो सेंट्रल केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसमें 10-20-22 लोग जो मुख्य चेहरे हैं, उसमें एक पशुपति कुमार पारस भी केंद्रीय मंत्री, इसमें कहीं कोई तो दो मत नहीं है। जो सच्चाई है वो हम बता रहे हैं लोगों को। तो वो ऐसे में अभी कोई इधर उधर की बात नहीं हो रही है। कहा जा रहा है कि महागठबंधन के नेताओं ने बातचीत की है। देखिए, बातचीत कर पशुपति कुमार पारस केंद्र में मंत्री बनने से पहले या चुनाव लड़ने से पहले वो नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर थे। इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। तो उनके संबंध भी नीतीश कैबिनेट से होंगे, नीतीश मंत्रिमंडल से, नीतीश के लोगों से हैं। तो वो ऐसे में बातचीत हो सकती है। लेकिन अगर हमको नहीं लगता है कि पशुपति कुमार पारस इधर उधर जाएंगे, वो अंतिम क्षण तक नहीं, अंतिम क्षण तक वो जो है सो उनका यह रहेगा, एनडीए में ही रहने का उनका मतलब है। कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि इधर हाजीपुर अगर नहीं मिली चाचा पारस को तो फिर वो रूस जाएंगे, और जब वो रूस जाएंगे तो फायदा महागठबंधन को हो जाएगा? नहीं, देखिए, वो ऐसी नौबत नहीं आएगी, ऐसी नौबत कतई नहीं आने वाली है। और एनडीए उनको कहीं न कहीं बड़ी जिम्मेवारी, बड़ी बात करने के लिए तैयार है अंदर खाने में। हाँ, निश्चित रूप से अगर यदि यहाँ पर अगर पेंच फंसता हुआ दिखेगा तो उनको बड़ी जिम्मेवारी एनडीए निश्चित रूप से सौंपेगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। क्योंकि उसको लड़ना है बिहार में 40 में 40 उसको स्ट्राइक रेट करना है भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को। तो ऐसे में वह कोई रिस्क नहीं लेगी। और उनको कहाँ पर करना है, देखिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी का अपना भी है कि 70-75 प्लस को क्या करना है, यह भी एक उसका गाइडलाइन है। तो उस गाइडलाइन के तहत देखिए इस बार बिहार में कितनी सीटों पर समीकरण बदलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का जो अपने आप को दिग्गज कहते थे उनको भी समेटा जा रहा है, उनको भी लपेटा जा रहा है। तो जब रडार पर कई एमपी हैं,
नहीं नहीं, वही समेटने लपेटने वाले में जी। अगर हम लोग नाम बोलने लगेंगे तो कम पड़ जाएगा समय हम लोगों के लिए। तो वो ऐसे में तो उस समेटने और वाली कवायद में ऐसा तो नहीं कि हाजीपुर के पारस की भी लाइन लगी हो, ऐसा कोई बात नहीं। और उनको बड़ी जिम्मेवारी दी गई, हम बार बार कह रहे हैं इस बात को। वो तैयारी भारतीय जनता पार्टी में कर रही है। देखिए अभी हम लोगों ने कल ही ना कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कई राष्ट्रीय महासचिव को बनाया जिसको अलग अलग जिम्मेवारी दी है। तो वो जिम्मेवारी वाले नेता क्या करेंगे? वो उसको सॉर्ट आउट करेंगे ना, क्योंकि आला कमान उनसे पूछेगा कि भाई आपने क्या किया, कल को आप तैयारी किए तो क्या हुआ। मतलब बीजेपी नाराज नहीं करना चाहिए। नहीं, बीजेपी कतई नाराज नहीं करेगी और कहीं ना कहीं करेगी, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं। ठीक है, एक आखिरी सवाल है, कब तक आपको लगता है कि लगातार जो सीट शेयरिंग को लेकर जो लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि इसको इतना, इसको इतना, इसको इतना, ये जो सस्पेंस है वो सस्पेंस से पर्दा कब उठेगा? देखिए बिहार में 24 तारीख को एक रैली हो रही है जिस पर सभी की नजर है जी। ये अहम रैली है, बिल्कुल। ये सब लोग कर रहा है इसको कमोबेश, शक्ति प्रदर्शन हर तरफ हो रहा है, हर तरफ हो रहा है। अब जो भी खेमा को आप देखिएगा टटोल करके सब जगह हो रहा है। आरजेडी भी तैयार, जेडीयू भी तैयार, बीजेपी भी तैयार। वही हम कह रहे हैं कि तीनों खेमा जो है, मुख्य खेमा इसमें तैयारी है अंदर खाने में। और ये उसके बाद 22 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का एक मेगा शो है। उसके बाद से आप देखिएगा कि जिसी तरह इस महीना खत्म होगा, आपको अब 30-31 के बाद में आपको सारा कुछ एकदम स्पष्ट पिक्चर आपको क्लियर नजर आएगा। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और हम जो समझ रहे हैं कि जिस तरह से बात, बहुत सारी बात है जो हम लोग नहीं समेट पाएंगे आज, तो वो खेल होगा। इसलिए खेल होगा, निश्चित रूप से खेल होगा। और आप ये कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग भी लगभग महीने के अंत तक बिल्कुल बिल्कुल हाँ एकदम किसको कितनी है। देखिए अंदर खाने में एनडीए में तो तैयारी है ही है। और वो 6, 5, 4, 3 क्या करना है वो सब लोग डिसाइड कर लीजिएगा है कि उपेंद्र कुशवाहा को कितना देना, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को कितना देना, चिराग को कितना, पशुपति कुमार पारस को क्या, यह सब तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी को कितनी, तो यह सब अंदर खाने में है पूरी तरह से। महीने अंत तक पर्दा उठ जाएगा, निश्चित रूप से उठ जाएगा। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं रवि उपाध्याय जी। तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है और जानने की कोशिश की है कि आखिर कौन किस पर भारी पड़ सकता है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।